नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये एक पॉडकास्ट है और जिसमें आज हमारे गेस्ट हैं करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर साहब। बीते कुछ सालों में ये नाम तेजी से उभरा है, खासकर मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चाओं में है, देश भर में चर्चाओं में है और हाल फिलहाल इसलिए चर्चाओं में है कि 21 तारीख को हरदा में ये संगठन एक बड़ा मूवमेंट करने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार भी अलर्ट मोड में है। कई सारे सवाल हैं मन में, कई सारे विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल कि आपकी व्यक्तिगत जीवन पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहला सवाल है कि आप हरदा में मूवमेंट क्यों करने जा रहे हैं? हरदा हमने इसलिए चुना क्योंकि जब हमारे एक भाई है आशीष राजपूत, उनके साथ एक हीरे के व्यापारी ने धोखाधड़ी करी थी। तब वहाँ के एसपी साहब ने मुकदमा दर्ज करा और लंबे समय तक उस अपराधी को पकड़ के नहीं ला रहे थे और कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों को सेटलमेंट करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तब इनने विरोधाभास किया कि हमको सेटलमेंट नहीं चाहिए, हमको कानूनी व्यवस्था के हिसाब से न्याय चाहिए कि जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है वो मेरे को ओरिजिनल हीरा चाहिए और जिसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। यही हमारी मांग थी। तब पुलिस ने उनको दबाने के लिए प्रयास करे और उनको एक साथ लाठीचार्ज करा। लाठीचार्ज करने के बाद जब हम उनको छुड़ाने गए शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ कोई धरना प्रदर्शन चल रहा था, एसपी साहब से मेरी बात हुई, वहाँ के एसडीएम जो वहाँ के जो तहसीलदार हैं, वहाँ के जो टीआई साहब है, वो मेरे पास आए, रिक्वेस्ट करी उनने कि आप हमारे साथ चलिए और जो धरना प्रदर्शन रोड पे हो रहा है उसको हम अब ग्राउंड में शिफ्ट कराते हैं, तो आप आ जाइए, आपकी बात मानेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मेरा 12 बजे के बाद का मूवमेंट है और 12 बजे बाद ही मैं कलेक्टर ऑफिस आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले आ गए और चूँकि धरना चल रहा है तो आप समझाओगे तो समझाइश दोगे तो हमारे साथ में वो रोड से उठ के साइड में चले जाएंगे। तो मैंने उनकी बात को माना और मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब मैं पहुँच रहा हूँ तब वहाँ पानी की बौछारें हो चुकी है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस ने, आपने भी सारे वीडियो देखे होंगे कि बिना फालतू से कोई लेना देना नहीं है। जब आपने मुझे शांति वार्ता के लिए बुलाया है और आप लाठी डंडों से हमें पीटोगे तो ये शांति वार्ता कैसे हुई? आप मुझे होटल में से बुला के लेके गए हो, मैं उस धरना स्थल पे नहीं था, आप मेरे से होटल से उठा के लेके गए हो और मुझे आपने वहाँ ले जाके पीटा है। मतलब ये सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि जो भी लोकतंत्र तरीके से अपनी बात को रखेगा या जनता की बात को उठाएगा, आप उसको लाठी डंडों से पीटोगे और आप उसके साथ अन्याय करोगे। तो जो अन्याय हरदा में हुआ तो हमने उस हरदा को ही स्थान चुना कि हम वापस से हरदा आएंगे और फिर से उस न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। जो आप न्याय व्यवस्था आपकी है, जो आप न्याय देने के बजाय अन्याय कर रहे हो हमारे साथ, तो उसके खिलाफ हम वहाँ के ही लड़ेंगे। इसलिए हमने हरदा को चुना। एक वीडियो वायरल हुआ था पुलिस के एक अधिकारी का, वो कह रहे थे कि करणी सैनिक ये मांग कर रहे थे कि आरोपियों को हमारे हवाले कर दो और हम नहीं कर सकते थे, इसलिए विवाद हुआ। आपको लगता है कि पुलिस से कोई आरोपी को मांग सकता है? या थाने में घुसकर यदि वो आरोपी को मांग रहे हैं तो आपने ऐसे संबंध स्थापित करे होंगे वहाँ के लोगों से कि वो आपसे आरोपी मांग लेंगे। अभी तक तो मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई सामान्य संगठन, जितने भी काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे तरह के संगठन काम करते हैं, वो संगठनात्मक रूप से लोग जाके किसी अपराधी को अपने मांगने की सुपुर्द करेंगे। हमारे साथ भी कई घटनाएं हुई पर हमने कानून पे विश्वास करा कि हमारे ऊपर हमले हुए तो भी हमने रिपोर्ट डलवाई, हमने जाकर अपराधी को मांगा नहीं कि आप अपराधी को हमारे हवाले कर दो। आज भी जो एक 6 साल की बच्ची के साथ भोपाल में रेप हुआ तो हम बोल रहे हैं पुलिस को आप इनकाउंटर करो इसका, तभी देश को और प्रदेश को न्याय मिलेगा। इस प्रकार के जो दरिंदे हैं उनका अंत होना जरूरी है। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, पुलिस से मांग करेगा आप इनकाउंटर करो इसका, वरना हम नहीं कर देते। तो हरदा मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों को सरकार ने हटा दिया था? नहीं, हटाया नहीं है, उनको खाली यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा है। पहले सरकार ने हरदा में अत्याचार करवा लिया, अब जहाँ पदस्थ है वहाँ अत्याचार कर रहे होंगे। हम चाहते हैं उनका सस्पेंशन हो, सस्पेंड करा जाए और उनकी न्यायिक जांच हो। तो कुल कितने लोग आपके साथ वहां पर होंगे, क्या अनुमान है आपका? ये प्रदेश का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा। 8 जनवरी में जिस प्रकार से लोगों ने अपना समर्पण दिया था, त्याग और समर्पण के भाव से उपस्थित हुए थे, उससे भी ज़्यादा संख्या में हरदा में लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनकी मांगों के लिए लड़ेंगे। हरदा लाठीचार्ज खाली 21 मांगों में से एक मांग है। अच्छा, मैं आपकी 21 मांगे पढ़ रहा था, उस पर भी हम लोग आएंगे। अभी आप जन क्रांति न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कितने जिलों में घूम लिए आप? मैं कम से कम 17-18 जिलों में अभी तक ये न्याय यात्रा निकाल चुका हूँ और बाकी जितने भी ज़िले बाकी बचे हैं उनमें भी जाऊँगा और सबसे आह्वान करूँगा कि ये अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होकर हमें लड़ना पड़ेगा। आज हम एकजुट होकर नहीं लड़े तो इस प्रकार से, जिस प्रकार अंग्रेज़ों की सरकारें हुआ करती थी और वो उनकी पुलिस के साथ क्रांतिकारियों पे डंडे, लाठी डंडे बरसवाती थी और जिस प्रकार से उनको दबाने का काम करती थी, आज वर्तमान सरकारें भी अंग्रेज़ों की पुलिस जैसा पुलिस
को खड़ा कर रखा है, और जो भी आंदोलनकारी आज इस लोकतांत्रिक देश में, इस आज़ाद देश में अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उनको दबाया जाता है। चलिए, आपकी इन मांगों पर फिर से आएंगे। थोड़ा आपके बारे में आप बताइए कि आप रतलाम जिले से हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी वैसे डॉक्टर थे, और मेरी जो शिक्षा है वो सरस्वती शिशु मंदिर में और पुष्पक ज्ञान मंदिर में हुई है। तो 12th तक मेरी एजुकेशन है, और उसके बाद मैं ये अभी वर्तमान में सोलर और विंड के काम करता हूँ, जो आपने कंपनी चुनाव आती भी है। लड़ा था जी 2023? हाँ, 2023 में मैंने चुनाव लड़ा था जावरा विधानसभा से, और 41,785 वोट मुझे मिले। आपको मैं वेबसाइट पर देख रहा था इलेक्शन कमीशन के, आपको वोट काफी अच्छे मिले। अब मन में मेरे सवाल ये आया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, निर्दलीय क्यों लड़े? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से मैं चुनाव लड़ सकता था, पर जब आपकी विचारधारा, आपके मुद्दे उनके साथ सहमत हो जाएंगे तो आप किसी भी दल के साथ लड़ सकते हो, क्योंकि जैसा अपनी भावना है कि हम इन सारी मुद्दों और इन सारी बातों को लेकर चल रहे हैं, और वैसी ही यदि भावनाएं दूसरे दलों की हो तो हम उनके साथ अलायंस करके या उनके साथ उनकी पार्टी में जुड़ के भी लड़ सकते हैं। पर हमारी विचारधारा, हमारे मुद्दे आपस में मेल नहीं खाए, इसकी वजह से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैंने सुना था कमलनाथ जी ने आपका टिकट लगभग कांग्रेस के लिए फाइनल कर दिया था और दिग्विजय सिंह जी ने वीटो यूज किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो बातें हुई थी वो इस टिकट के लिए या चुनाव के लिए नहीं हुई थी। जिस प्रकार से 8 जनवरी में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे अरविंद जी भदौरिया, वो आए, उनने हमारी 18 मांगों को माना, लिखित में दिया, और 3 महीने 4 महीने निकलने के बाद जब हमने 3 महीने का समय मांगा था, हमने उनको 4 महीने दिए थे। उसके बाद जब वो मुकर गए, उनने मना ही कर दिया कि हम इन मांगों को पूरा नहीं करेंगे, जब हमारे साथ विश्वासघात कर लिया, तब कांग्रेस की तरफ से खबर आई कि जब आपने, भाजपा ने जो आपकी 18 मांगें मानी थी उन पर हम सहमत हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तब हम उनसे बात करने गए थे, और जब हमारी बातचीत हुई थी तब उनने कहा था कि आपको चुनाव हमारे साथ लड़ना चाहिए। पर हमने बोला था कि आपके मैनिफेस्टो में यदि हमारी 18 मांगें होगी तो मैं बराबर आपसे बात करूंगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जब उनका वचन पत्र आया उसमें भी हमारी सारी मांगें नहीं आ पाई, और उससे लेकर हमारे बीच में विरोधाभास हुआ, तो मैं उनकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। अभी आपकी मांगे 18 से बढ़ के शायद 22 या 21 हो गई। नहीं, पहले भी 21 थी, पर उनने तब भी गौ माता को राष्ट्रमाता और आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, इन 3 मांगों को, और एक स्वामीनाथन कमेटी, 22 थी उस समय और 18 मांगी थी। तो 4 मांगे राज्य सरकार ने हटा दी थी कि ये केंद्र की मांगे, ये हमारे बस में नहीं है, तो हम इनको पूरा नहीं कर पाएंगे, हम ये 18 मांगे जो पूरी करने जैसी है इन्हीं पे बात करेंगे। तो उन्होंने 18 मांगे उन 22 में से मानी थी। मैं लिस्ट देख रहा था आपकी, जो सबसे अहम मांग है उसमें एक ये है कि आपने आरक्षण को लेकर एक मांग संख्या 3 है आपकी, कि जो परिवार एक बार आरक्षण ले चुका है दोबारा उसको आरक्षण का लाभ न मिले और क्रिमिलियर लागू किया जाए। जी, बाबा भीमराव अंबेडकर का यही मानना था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और आरक्षण की जो व्यवस्था है ऐसे है, शोषित, वंचित और पीड़ित को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब इसमें कहीं भी जाति बाउंडेशन नहीं लिखा हुआ है। बाबा साहब भी ये जानते थे कि गरीबों को आरक्षण की आवश्यकता है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। तो आज आईएएस आईपीएस का बेटा हो, एक बड़े नेता या बड़े उद्योगपति का बेटा हो जो एससी वर्ग से आता हो, एसटी वर्ग से आता हो, तो क्या वो शोषित, पीड़ित या वंचित है? नहीं है। और भले एक ब्राह्मण का बेटा हो, एक राजपूत का बेटा हो, या और किसी भी जनरल या ओबीसी का बेटा हो जो गरीब हो, तो वो शोषित भी है, वंचित भी और पीड़ित भी है। तो हम ये चाहते हैं कि शोषित, वंचित, पीड़ित हर जाति, हर वर्ग में है, इसीलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है उनको आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। तभी इस देश का भला हो सकता है, और तभी बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उस तक आरक्षण का लाभ मिले। और ऐसे ही धीरे धीरे जब 8 लाख से आय ज़्यादा होती जाएगी, लोग बाहर निकलते जाएंगे और आरक्षण का दायरा सीमित सीमाओं में कई चला लोग ये जाएगा। कहते हैं कि करणी सेना आरक्षण विरोधी है। नहीं, हम तो आपसे बोल रहे हैं आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं हम आरक्षण विरोधी नहीं है। जो आरक्षण का लाभ लेकर इस पे कुंडली जमा के बैठ गया और उसी के समाज के व्यक्तियों को आरक्षण नहीं मिलने दे रहा है, हम उनके विरोधी हैं। कि जब आपने बाबा साहब के संविधान से आरक्षण लिया, उन्हें शोषित, वंचित, पीड़ित जब आप थे, आपको आरक्षण का लाभ मिला, तो आप, जो आपके ही परिवार का भाई है, जो गाँव में खेती करता है, मजदूरी करता है, कठिनाइयों में जीवन यापन कर रहा है, उसके खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, आप उसी का आरक्षण क्यों खा रहे हो? यदि आप बाबा साहब को मानते हो तो आपको आरक्षण, जब आप 8 लाख से ज़्यादा आय हो गई, आप आईएएस आईपीएस हो गए हो, बड़े बिजनेसमैन हो, तब तो आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहिए, आपके गरीब भाई को देना चाहिए। आपकी इस मांग पर कैसा समर्थन है, आप जब जा रहे हैं तमाम जिलों? नहीं, हमारी जितनी भी मांगे हैं, सर्वहित और सर्व दलों में जो रहते हैं, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो या और किसी भी दल में हो, हम सबकी बात उठा रहे हैं।
तो हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छे लोगों के रुझान भी है, लोगों को समझ में भी आ रही। कहीं एसटी और एससी के भाइयों से भी मिलता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं इन बातों पर सहमत होते हैं कि हाँ, जिनने आरक्षण का लाभ लेके IAS IPS बन गए उनके बेटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो गाँव में मजदूरी करता है, जो गरीब है SC का, उसको ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आपकी मांग संख्या 4 है, ये थोड़ा हट के है। ST/SC एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में विशेष अधिवेशन हम बुला के इसको पलट दिया। हम बस यही समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जांच होनी चाहिए, मतलब देश के संविधान की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ही बता रहा है कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी ST या SC के भाई के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, वो कार्रवाई नहीं हो। हम उनके साथ खड़े हैं। यदि उन पे अन्याय या अत्याचार होता है और वो FIR करना चाहते हैं, कोई FIR नहीं लिखता, तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब पर यदि किसी निर्दोष स्वर्ण या OBC भाई को निर्दोष फंसाया नहीं जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरी विवशतावश उनके ऊपर FIR हो जाती है और जनरल और OBC का व्यक्ति जांच का प्रावधान नहीं होने की वजह से जेल काट के आता है। अपराधी न होते हुए भी जांच का प्रावधान न होने के कारण वो पहले जेल जाता है, फिर छूटता है, उसके बाद उसका कोर्ट केस में चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जांच हो, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में नहीं जाए और दोषी व्यक्ति को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई किसी को सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो बराबर सजा होनी चाहिए। आप सजा बढ़ा दो, पर निर्दोषों को जेल मत भेजो। मतलब करनी सेना SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं है जी, उसमें निर्दोषों की गिरफ्तारी के खिलाफ है। जी, कुल मिला के ये है। तो ये चीजें जब आप आदिवासी संगठनों के साथ संवाद आपके होते होंगे, जैसे JS एक संगठन है, जी। तो उनके बीच में चर्चाएं होती हैं, तो क्या निकल के आता है? नहीं, हम तो सबसे, जितने भी हमारे मिलने वाले, हम सबको एक ही बात समझाते हैं कि यदि किसी भी गरीब के साथ यदि गलत होता है तो हम पूरी तरीके से उनके समर्थन में हैं। पर अत्यधिक बार, मतलब ज़्यादातर बार यही होता है कि निर्दोषों को जेल में डाल दिया जाता है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि किसी निर्दोष को जेल में डाला जाए तो आप भी आगे आके लड़ो और उसको बाहर निकलाओ। तो कहीं अब आदिवासी संगठन भी हैं, SC के संगठन भी है जो इन बातों पर सहमत है, और कई बार किसी निर्दोष पे कार्रवाई होती है तो वो भी आके लड़ते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब धीरे धीरे बदलाव आएगा, प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर आपकी रहे जो हैं। मांग संख्या 9 है, उसमें एक पॉइंट में पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। जी, अब संविधान ये कहता है कि भारत में किसी भी राज्य में जाके आपको नौकरी करने की या काम करने की आज़ादी है। जी बिल्कुल है। तो ये मांग, तो सर, हमारे ही प्रदेशों में ऐसा है। जब हम राजस्थान में भर्ती देने जाते हैं, हम जब UP में भर्ती देने जाते हैं, जब हम महाराष्ट्र में भर्ती देने जाते हैं, जब हमारे यहाँ का युवा वहाँ के कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करता है, तो वहाँ कोटा फिक्स क्यों है? वहाँ हमारे अभ्यर्थियों के साथ क्यों गलत हो रहा है? ऐसा कोटा आप MP में भी चाहते हैं? हम सब जगह चाहते हैं कि जहाँ का व्यक्ति है, जैसे राज्य सरकार तनख्वाह देगी तो हमारे ही लोगों से टैक्स वसूलेगी और उसी टैक्स के पैसे से तनख्वाह देगी। तो जब टैक्स हमारे यहाँ का व्यक्ति दे रहा है, नौकरी की आवश्यकता हमारे यहाँ के व्यक्ति को है, हमारे यहाँ का व्यक्ति एजुकेशन में भी पर्याप्त है, वो कंपटीशन एग्जाम में भाग भी ले रहा है, पर उसको दूसरे राज्य वाले आकर उसकी नौकरी और उसका हिस्सा खा जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका एक कोटा फिक्स हो कि 5% हो, 10% हो, कि इतने ही अभ्यर्थी बाहर के लिए जाएंगे, बाकी 90% अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के लिए जाएंगे। और जब ये व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि UP बिहार कोई से भी प्रदेश में चले जाओ, सभी जगह यही व्यवस्था है, खाली मध्य प्रदेश में नहीं। तो हम चाहते हैं कि दूसरे राज्यों की तर्ज पे हमारे यहाँ भी बनाया जाए। या तो फिर ये चीज़ गलत है तो वो सारे ही प्रदेश संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का भी आप विरोध कर रहे हैं? जी, कारण? स्मार्ट मीटर में आपको मैं यहाँ हमारे जावरा में ही ऐसे कई मकान हैं जिनका मैं सर्वे करा सकता हूँ विद आपकी मीडिया टीम के साथ, कि जिनके 2 कमरे हैं, एक पंखा है, चूल्हा है, जिनके पास इंडक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कंज्यूमर बढ़े, और उनके बिल आ रहे हैं 3,000 4,000, जिनके 200 और 300 रुपये आते थे। हमारे एक महादेव का मंदिर है जो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये जिसका बिल आता था, उसका 5-5 हज़ार बिल आया है। मतलब स्मार्ट मीटर को हमने चेक भी करा लिया, उन्होंने बोला कि इसको टेस्टिंग मीटर के तौर पे लगाइए आप एक दूसरा, तो उनमें 60-60 यूनिट ज़्यादा आ रही है। तो स्मार्ट मीटर में कहीं ना कहीं खराबी है। और जो गरीब तबका है जिसके घर पे है, जो अमीर तबका है उनके घर में, जिससे मेरे घर पे है 3,000 रुपये का मेरे ऑफिस का बिल आता था, आज 10,000 12,000 रुपये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खपत है वो तो वैसा का वैसा ही है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी बढ़ कैसे गई? तो हम स्मार्ट मीटर का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो बिजली के बढ़ते हुए बिल है उससे आदमी अपने आप परिवार को नहीं चला पा रहा है। जो परिवार 4,000 5,000 रुपये में सारा महीना उनका राशन पानी आ जाता है, उसको बिल भरने के लिए उसकी लाइट बंद रह रही है। आपका मैंने पूरा जो 21 मांगे पढ़ी, मुझे लगा कि ये किसी पार्टी का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र टाइप है।
क्या भविष्य में कोई पार्टी बनाने की योजना है आपकी? जब दल सुनेंगे नहीं, इनको पूरा नहीं करेंगे, तो आम जनता बनाती है दल तो। यदि जनता का आदेश होगा तो दल भी बनेगा और लोग जीत के भी आएंगे। जिस प्रकार से मैं चुनाव लड़ा और 1 महीने की तैयारी में इतना जन समर्थन मुझे लोगों ने दिया, प्यार दिया, तो उसके अनुसार मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ और जो आम जन के मुद्दे हैं उनको उठा रहा हूँ। जैसे कि जब हम किसी विधायक को चुन के भेजते हैं तो हमारे यहाँ 230 विधायक हैं, उनका फ़र्ज होता है कि सारे ही जितने जनहितैषी मुद्दे उनको उठाए और उनको प्राथमिकता से पूरा कराए। जब जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदारी से पीछे हट जाते हैं तो आम लोगों को आगे आना पड़ता है, और जब आम लोग आगे आते हैं तो बदलाव आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी दल की तो दल भी बनेगा और इसके लिए लड़ने के लिए लोग भी खड़े होंगे। आपने सभी को साधने की कोशिश कर ली। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मांग संख्या 19, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पात्रता परीक्षा पास डीएड बीएड अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाए, कोरोना स्वास्थ्य कर्मी, एड्स नियंत्रण कर, मतलब हर कर्मचारी को आपने यहाँ पे साधने की कोशिश नहीं करी सर। मतलब ऐसा इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यदि एक विधायक आपको ये लगता है एक विधायक यदि इनकी बात को विधानसभा में रख देता, जिनने कोरोना में अपना जीवन की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी और इस देश उस राष्ट्र के लिए खड़े रहे, कि जब राष्ट्र मुसीबत में था, देश मुसीबत में था, प्रदेश मुसीबत में था, तो इन कोरोना के जो कर्मचारी थे इनने अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करी है। चाहे उनको ड्रिप लगाना हो या उनका चेकअप करना हो, लोगों को बचाने का काम करा। और तब राज्य सरकारें उनके हाथ जोड़ जोड़ के काम करवा रही थी और उनका काम पूरा हुआ और उनको भगा दिया। अगली बार फिर कोई महामारी आ गई तो आप आदमी कहाँ से लाओगे? हमें बचाने वाला, आपको बचाने वाला कौन है? कोरोना कर्मचारी है। तो हम इतने एहसान फरामोश हो गए कि जो हमारे लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ते रहे, हमारे परिवार को जिन लोगों ने बचाया उनकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे? ये किसी को साधने का काम नहीं है। जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं और हम उनकी जवाबदारियों की जगह हम लेके उनकी जवाबदारी निभा रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो आप निभाते दिख रहे हैं, तो क्या अगर भविष्य में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो क्या वो कांग्रेस का विकल्प बनेगी? नहीं, ये तो जनता का विकल्प बनेगी। यदि पार्टी बनेगी तो जनता का विकल्प बनेगी, कि जिन बातों को कोई उठाता नहीं है, जिनके लिए कोई लड़ता नहीं है, जिनके लिए कोई बोलता नहीं है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी जाति की पार्टी नहीं रहेगी, शोषित वंचित की पार्टी है जो सरकार की वास्तविक योजनाओं से बाहर है और जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उनकी आवाज़ हम उठाते हैं। आज किसी दल के माध्यम से नहीं उठा रहे हैं, हम आम जनों की आवाज़ बन के आए हैं, नेता नहीं बने हम लोगों का विश्वास है और इस विश्वास पे हमेशा कायम रहेंगे। यदि दल की ज़रूरत पड़ी तो दल भी बनाएंगे, पर वो दल लोगों का दल रहेगा, जिसमें जहाँ सरकारें इतने सालों से चल रही है, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, पर अभी तक आम जनता का भला नहीं कर पाई, किसानों का भला नहीं कर पाई, मजदूरों का भला नहीं कर पाई। आम जन आज भी परेशान है, तो उन परेशानियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो करणी सेना का जब जिक्र आता है पूरे देश में, तो अब एक नया कंफ्यूजन है कि करणी सेना कौन सी, क्योंकि करणी सेना के भी स्प्लिट हो गया, 3-4 करणी सेना हो गई है। तो ये विभाजन क्यों है समाज में, क्या लगता है? नहीं, करणी सेना कौन सी नहीं, जैसे हमारी करणी सेना तो संघर्ष की सेना है। करणी सेना परिवार है आपका जी, लेकिन अखिल भारतीय करणी सेना, कुछ क्षत्रिय करणी सेना, अलग अलग नाम सुनने को आते हैं। अब करणी सेनाओं के कई नाम। कोई ऐसी कोशिश की आपने कि सभी एक जाजम पे आ जाएं? नहीं, हम तो जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। जो भी लड़ना चाहे सरकारों से स्वागत है, साथ आ जाए। हम किसी को मना थोड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही 16 महीने, तब भी हमने विरोध करा। इंदौर में एक बहुत महा आंदोलन किया हमने, वहाँ भी कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हुई, पर हमारा मकसद दल का विरोध करना नहीं था। जो सत्ता में रहेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे कि ये जो आम जनों की मांगे हैं इनको पूरी कराई जाए। और जैसे संगठनों का काम है, तो सभी संगठन अपने अपने स्तर पे सामाजिक हितों के लिए लड़ रहे हैं। सबको बधाई है, सब लड़ते रहें, अपने अपने जवाबदारियों को निभाएं। पर जब कोई जनता के हितों की बात करे, जो कोई क्षत्रिय धर्म की बात करे और क्षत्रिय धर्म निभाने की बात करे, कि क्षत्रिय धर्म का मतलब है 36वीं कौम को साथ में लेके चलना और उनके हक अधिकारों के लिए लड़ना, तो हम वही हमारा धर्म निभा रहे हैं। तो उसमें सहयोग करने का काम करना चाहिए, न कि किसी दल के साथ मिलकर उसे खत्म करने का काम करना चाहिए। राजनीति में एक शब्द होता है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह जिसको हिंदी में बोलते हैं जी। तो कई लोग ये आकलन करते हैं कि चाहे जहेश हुआ या करणी सेना परिवार हुआ, ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं और सरकारों को अटेंशन हिलाते हैं, जगाते रहते हैं। और बाद में कुछ समय के बाद ये प्रेशर ग्रुप से कुछ लोग इन्हीं पार्टियों में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जयेश से हीरा लावा एमएलए बन गए, मोंटू सोलंकी एमएलए बन गए।
तो क्या आप मानते हैं कि जेएसबी आपकी जो करणी सेना परिवार है वो प्रेशर ग्रुप है? नहीं, आप भी मेरी आगे जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेंगे? यदि हमारा व्यक्ति कोई किसी दल के साथ जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये मांगे हम आज उठा रहे हैं वो विधानसभा में भी गूंजेगी। किसी दल के साथ जाए या किसी व्यक्ति के साथ जाए या इंडिपेंडेंट जाए, हमारा मकसद विधानसभा में व्यक्ति को भेजना इसलिए कि जो 21 सूत्री मांगे गाँवों से निकाल के लाए, शहरों से निकाल के लाए, और सड़क पे तो हम लड़ रहे हैं पर सदन में लड़ने वाला कोई नहीं है। तो हमारे लोग यदि सदन में जाएंगे तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वो सदन में भी लड़ेंगे इस प्रकार से। और प्रेशर ग्रुप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता प्रेशर। यदि आम हितों की मांगे सरकार को बता रहे हैं और उनको लगता है कि ये साध जाएगा या इससे ये चुनाव जीत जाएगा या कोई दल बना लेगा, तो फिर तो सरकार को आगे बढ़कर इन मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि इसका जो श्रेय है वो सरकार को जाए। जब 8 जनवरी में भाजपा के जो मंत्री आए उनने हमारी मांगे मानी, लिखित में राजपत्र पे हमको दिया कि आपकी मांगे पूरी करी जाती है, तो मैंने उनको वहाँ से वचन दिया था कि यदि आप इन मांगों को पूरा कर दोगे तो न तो मैं चुनाव लड़ूंगा पर आपके लिए चुनाव प्रचार जरूर करूंगा, भाजपा का प्रचार गाँव-गाँव घूम-घूम के करूंगा। तो जब वो मांगे पूरी कर देते, पूरी हो जाती, तो मेरे को तो मेरे वचनों पे अड़ा रहना पड़ता, मेरे को भाजपा का प्रचार करना पड़ता। अरविंद जी से दोबारा मुलाकात हुई? आपने पूछा नहीं? अरविंद जी से क्यों मेरी U-turn ले लगातार, लिया आपने? जब 3 महीने हुए उसमें 2-3 बार हमारी मुलाकातें हुई, जितने भी उनके कमेटी के मेंबर थे सबसे मुलाकातें हुई, पर उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। बस वो बोल रहे थे थोड़ा और समय चाहिए, थोड़ा और समय चाहिए, और समय निकालते निकालते 4 महीने से 6 महीने निकाल दिए। उसके बाद हमने विरोध चालू करा। उसके पहले हम उनका इंतजार करते रहे कि एक मांग तो पूरी करेंगे, एक मांग तो पूरी करेंगे, पर उनने मांगे पूरी करने के बजाय हमें खाली धकाने का काम किया कि कैसे भी करके चुनाव आ जाए, चुनाव हो जाएंगे उसके बाद फिर इनसे निपटते रहेंगे। इस्तेमाल किया आपका? हाँ, इस्तेमाल तो क्या है, वो उनका खुद का नुकसान करा है उन्होंने, हमारा क्या इस्तेमाल करेंगे। हम तो निस्वार्थ भाव से लड़ रहे थे, जो हमें तो किसी के साथ जाने से या बैठने से ऐसा लगता नहीं कोई हमारा इस्तेमाल कर लेगा। हमें तो इन मांगों को पूरा कराना है, जो दल पूरा कर दे उसके साथ हम। तो ये जो लगातार आप अपनी मांगों को लेकर 2-4 साल से मुखर हैं, जिसे कमलनाथ जी ने भी बुलाया था आपको, ये सपोर्ट देने की बात की, ऐसा कभी बीजेपी के किसी लीडर ने? हाँ, भाजपा के भी कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हमारी बातों को रखा है हमने। देखिए, जब हम अमित लड़ाई शाह जी अपने से मुद्दों मिले थे की, आप? हमारे जब मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, अमित शाह जी के एक मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, जो राज्यसभा सांसद थे उस समय और राष्ट्रीय महासचिव थे, तब भी हम मिले थे और आर्थिक आधार पर आरक्षण उनने देने की बात भी करी थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको दिया भी सही। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, उनने हमसे बातें करी, चर्चा करी, हमारी बातों को समझा और 10% आरक्षण दिया। तो हमारी भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई थी और उनने कमेंट किया था कि, मतलब कमिटमेंट किया था कि हम इनको पूरा कराएंगे। तो उस समय उनने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो सवर्णों को मिला है वो दिया भी। ईडब्ल्यूएस पे आपने फिर एक नई मांग की है कि इसमें भूमि और मकान की बाध्यता समाप्त की जी, जाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, जहां उनका शासन है, जहाँ उनका शासन है, वहाँ उनने भूमि और मकान का बाउंडेशन हटा दिया। खाली मध्य प्रदेश में ही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों में अपने आपकी सरकारें हैं, वहाँ आपने ही हटाया है भूमि और मकान का बाउंडेशन, तो मध्य प्रदेश में भी भूमि और मकान का बाउंडेशन हटा दिया जाए। और जो 1 साल के लिए आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो 1 साल में न तो किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, न बिगड़ सकती है, तो कम से कम उसकी जो समय सीमा है वो 3 साल की जाए। और उम्र में जब आप हमको आर्थिक रूप से हम पिछड़ा हुआ मान रहे हो और हमको आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो, तो 5 साल की उम्र में छूट भी दो आप। जो अनारक्षित वर्ग को नहीं है, वो आरक्षित वर्ग को तो मिलनी चाहिए। तो जो गरीब है, जो गरीब स्वर्ण है, उनको आपने आरक्षण दिया है, तो 5 साल की इसमें छूट भी मिलना चाहिए। आपने सवर्ण आयोग की मांग की है कि इसका जी। पुनर्गठन किया जाए। जी, क्योंकि स्वर्ण आयोग काम ही नहीं कर रहा है। स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। क्यों फिर से, जरूरी है? क्योंकि जिस प्रकार से सामान्य वर्ग में भी कई गरीब बच्चे हैं और उनके लिए स्वर्ण आयोग को काम करना चाहिए। जैसे उनकी छात्रवृत्ति मिलना हुआ, उनके एजुकेशन सिस्टम में जो उनको फैकल्टियाँ जो होती है उनमें जो उनको सुविधाएं दिलवा सकते हैं स्वर्ण आयोग, तो स्वर्णों के हितों में काम करने के लिए स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है। तो वो सही से चल नहीं रहा है, तो उसका पुनर्गठन करके उसको सही से संचालित करना चाहिए। एक ये मांग संख्या 13, ये बड़ा आपकी वो है कि धर्म या जाति बदल के लड़कियों के साथ धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दुरुपयोग के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए, गंभीर श्रेणी में ऐसे को रखा जाए और अंतरजातीय विवाह में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि बंद हो। जी सर, इसके पीछे क्या सोच है? हम चाहते हैं कि माँ बाप की सहमति के बगैर बेटे बेटियों की शादियाँ नहीं होनी चाहिए।
जब बेटे बेटियों की शादियां जो है माँ बाप की सहमति के साथ होने लग जाएगी, तो जितनी भी हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ज़मीन पे, जैसे लव जिहाद हुआ, हम लव जिहाद को लेकर सबके अलग अलग अपने अपने मापदंड हैं और अलग अलग अपने अपने विचार हैं। पर मेरा मानना है कि जितनी गलती लड़के की होती है उतनी ही गलती लड़की की भी होती है जब वो उसके साथ जाती है, चाहे वो धोखे से जा रही हो या चाहे वो प्यार में जा रही हो, छल में जा रही हो या अपने व्यवहार में जा रही हो। पर वो जब जाती है तो अपन देखते हैं कई लड़कियां फ्रिज से निकल के आती है तो कई लड़के भी ड्रम में मिल रहे हैं। मतलब ये खाली और खाली लव मैरिज का इफेक्ट है। और जब माँ बाप की सहमति से शादियाँ होने लग जाएगी तो जो बच्चे अपना भला बुरा, मतलब भला और बुरा नहीं देख पाते हैं, वो माँ बाप अपना भला बुरा अच्छे से बच्चों का देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक जो भी धर्म और जाति छिपा के शादी करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे घटनाक्रम दोबारा नहीं हो। और जो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर लोग आमने सामने हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है आपस में, और कहीं ना कहीं युवाओं में भेदभाव बढ़ रहा है, जातिगत संघर्ष भी बढ़ रहा है तो धर्मगत संघर्ष भी बढ़ रहा है। तो इन पे यदि आपको लगाम लगानी है तो आपको खाली एक कानून बनाना है कि बेटा हो या बेटी हो, यदि उसकी शादी होती है तो उसमें माँ बाप की सहमति अनिवार्य रहेगी। आपने लव इसमें ही मैरिज सारी लड़ाई खत्म हो लव जाएगी। मैरिज का भी लिख दिया है, लव मैरिज में हाँ, माता पिता की सहमति अनिवार्य हो। अनिवार्य, ये तीनों चीजें एक ही हैं सर। गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा, जी। आपको लगता है कि मोदी जी को 12 साल करीब होने आए हैं, इन 12 सालों में देश में गोहत्या रुकी है, कम हुई है या एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्या लगता है? नहीं, ना तो गौ हत्याएँ रुकी है, ना गौ माता की तस्करी बंद हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भाजपा सत्ता में नहीं थी तब इन्हीं बातों को लेके हमारे बाप दादाओं ने इनके साथ संघर्ष करा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और उसके संरक्षण की बात की जाए। और हम जब अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें गौ माता को भगवान का रूप माना गया है, सारे 33 कोटि देवता उसी में निहित है और हमारे लिए पूजनीय भी है। तो शास्त्रों में लिखा भी है कि जिस भी प्रदेश में या राज्य में, देश में गौ माता का अपमान होता है, गौ हत्याएँ होती है, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हम सनातन संस्कृति को मानते हैं और जब सरकारें सनातन संस्कृति की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, तो उनको एक कदम आगे आना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि हाँ, हम सनातन के प्रहरी हैं, हम सनातन के रक्षक हैं और गौ माता की रक्षा हम करेंगे और इसको राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे और इसके लालन पोषण से लगाकर इसकी सारी जवाबदारियाँ सरकार उठाएगी। तभी कहीं ना कहीं हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, सरकार खाली बोल नहीं रही है, काम भी कर रही है। एक सवाल और है कि आप संसद में या विधानसभा में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आगे जाके कोई करनी सैनिक पहुंचे और अभी आप सड़कों पर लड़ रहे हैं जी। कभी ऐसा मन में विचार आया कि आपके इन मुद्दों को लेकर आप जुडिशरी में भी जाएं, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्योंकि सरकारें कई बार उनके आदेश के बाद मजबूर होकर एक्शन लेती है। आपको लगता है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना जांच के जो गिरफ्तारी होती है उस पर रोक लगाई जाए, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, क्या सरकार ने उसको माना? कोर्ट के फैसलों को पलट दिया गया और किसानों को लेके, उनकी बातों को माना गया। किसानों को लेके हो या चाहे हमारी आम समस्या हो, जैसे कि हरदा में लाठीचार्ज हुआ, हम कोर्ट के और थानों के चक्कर ही काटते रह गए। अभी तक वो हमें, मतलब जो कोर्ट में केस करने के लिए जो कागज़ चाहिए ना, वो भी थानों से ही चाहिए। आपको पहले आवेदन करना पड़ेगा, आप मेरी एफआईआर नहीं लिखोगे, फिर मेरे को आईजी को देना पड़ेगा, फिर मेरे को एसपी को देना पड़ेगा और सारे जितने भी विभाग है इनसे मेरे को सबको दे के उनसे वापस रिसीविंग लेनी पड़ेगी, हाँ आपने कायमी नहीं करी है। उसके बाद फिर मेरे को सारा एक ड्राफ्ट तैयार करवाना पड़ेगा। तो जब से 4 महीने हो गए हम उसकी ड्राफ्टिंग में ही लगे हुए हैं। हमने वकील हायर करे, उसका भी पैसा लगता है सर। वो वकील हायर करने के बाद हम हमारी व्यवस्थाएं जोड़ रहे हैं कि हम उनके ऊपर मुकदमा मतलब दर्ज करवा सके। उसके लिए कोर्ट में एडमिट कराने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। जब हम इतनी, हमारे पास टीम है, हर जगह लोग हैं, उसके बाद भी हमें इतनी समस्याएं आ रही, तो आम व्यक्ति कैसे लड़ता होगा? तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं, पर हमें पता है कि जो सरकारें नियम कानून बनाती है वो सरकारों में बैठ के ही बन सकते हैं। तो हमने हमारा रास्ता यही चुना है कि हम सरकारों में जाएंगे और फिर अपनी बात को रखेंगे। मतलब 28 का चुनाव पक्का लड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम भी लड़ेंगे और हमारे साथियों से भी आग्रह करेंगे कि यदि बदलाव करना है तो यही एक तरीका है कि आपकी संख्या बल बढ़ाओ विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, तभी इन चीज़ों पे जाकर निराकरण होगा, वरना निराकरण संभव नहीं। एक बहुत अहम चीज है राजपूतों की शिक्षा। जी। हमने देखा कि 70 के दशक के पहले कई जगह राजपूत बोर्डिंग हाउस बने, जी। वहां पर रह के बच्चे पढ़ते थे। बीते कई दशक में ये चीज गायब हो गई। अब जो एजुकेशन को लेकर जो फोकस होना था वो नहीं है। जी। क्या करणी सेना परिवार आगे चल के इस पे भी विचार करेगा? बिल्कुल करेगा ना। हम तो अभी मूर्तियों की तो बात करते ही हैं कि जहाँ भी महापुरुष होते हैं उनकी मूर्ति लगाते हैं,
पर हम अब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि मूर्ति तो लगाएं आप, उससे अच्छा अपने घर में तस्वीर लगाएं और एक लाइब्रेरी बनवाएं, ताकि अपने जो बच्चे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बच्चियां कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो उन लाइब्रेरी के माध्यम से वहाँ पढ़ सके और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं, पर हमारे यहाँ लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है कि ये राजपूत समाज की लाइब्रेरी तो खाली राजपूत समाज का व्यक्ति ही पढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हर एक वर्ग का व्यक्ति जो गाँव में निवासरत है, जिसके पास शिक्षा पाने के लिए पैसे की कमी है, वो उन्हीं बुकों में से, जैसे हमारे बच्चों के पास भी पैसा नहीं है, राजपूत समाज भी इतना सक्षम समाज नहीं है कि सभी लोगों के पास पैसे, बहुत सारे लोग गरीब भी हैं। तो हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी बने हर जगह और वहाँ पर लोग शिक्षा लें और वहाँ से नौकरियों के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करें। हरदा के मूवमेंट की आपको परमिशन मिल गई है? नहीं, हमने परमिशन लगाई है, अभी एक ग्राउंड की लगाई थी, उनने अभी तो नकार दिया है, पर परमिशन तो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम हमारे लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से इस लोकतांत्रिक देश में हम लोकतंत्र को समाप्त होते नहीं देख सकते। परमिशन हम लेंगे, ये ऐसे नहीं मिलेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर साहब। कई मुद्दों पे हमने उनसे खुली बातचीत की। उनके 21 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। 21 दिसंबर को हरदा में एक बड़े मूवमेंट के जरिए वो सरकार को हिलाने और जगाने की कोशिश करेंगे। कामयाबी कितनी मिलती है, इंतजार रहेगा। इस पॉडकास्ट पे आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।